गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एडमित्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्वाइन कर लेना भैया। ये चैनल है टेलीग्राम का और यूट्यूब चैनल भी है एडमित्री का। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। यूपीएससी क्या, यूपीपीसीएस क्या, आरओ क्या, निबंध क्या, जीएस क्या, प्रीलिम क्या, मेंस, हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एक थ्योरी है मित्रों, ब्रोकन विंडोज थ्योरी। ये आप देख रहे हो घर खंडहर। अभी आरजी मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, कहा जाता है कि वहाँ पे ऐसे ही कुछ खंडहर पीछे थे, ऐसे ही कुछ अनसेफ एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से क्रिमिनल्स को इंस्पिरेशन मिलता है। तो इस तरीके का घर आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनका क्राइम करने का जो इंस्पिरेशन वो बढ़ता है। ऐसे कहीं पे कूड़ा कचरा अगर फैलाया हुआ है तो वहाँ पे आपकी कचरा फेंकने की इच्छा होती है। अगर कहीं बिल्कुल साफ है, निपट स्वच्छ जगह है, तो आप भी इंस्पायर नहीं होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, वहाँ पे कुछ फेंकना नहीं है। ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रोकन विंडोज थ्योरी जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों के लिए अप्लाई होती है, वहीं गंदगी में भी अप्लाई होती है। ये आप कोट करके आ जाना है ऐसे में कि भाई यदि कोई साफ सुथरी जगह है, स्वच्छ परिवेश है, तो वहाँ पे भी लोग कचरा फैलाने से परहेज करते हैं, है ना, अदरवाइज इंस्पायर होते हैं। मेरे बारे में थोड़ी बहुत तारीफ मैंने लिख दिया है, एक बार देख लेना। ये टीम कहती है कि भाई प्रमोट करो थोड़ा सा, तो ठीक है। अब यूपीपीसीएस में प्रीलिम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, पहले आप देख लीजिए, फिर आप ही तय कीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस साल के लिए प्रश्न। तो 2 अक्टूबर 2019 तक कौन सी स्कीम को पूरा करने का लक्ष्य है, ये क्वेश्चन आया। फिर क्रोनोलॉजी लगवा लिया, जो यूपीपीसीएस की आदत है पुरानी। फिर सवाल पूछ लिया कि भाई इसका टारगेट क्या है स्वच्छ भारत मिशन में। फिर अगली बार पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन किसी न किसी रूप में यूपीपीसीएस में आ ही जाता है। 3-4 बार तो वो प्रीलिम में ले आया। और अब जब 10 साल पूरे हुए हैं, पीएम जनधन में भी आप देख लीजिए 10 साल पूरे हुए हैं और इसके भी 10 साल पूरे हुए हैं, अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रीलिम के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण लाइन्स है, वो बता देता हूँ। फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से हम चर्चा करेंगे और निबंध में भी अगर ये प्रश्न आ गया तो भी आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीसीएस में और आरओ में 3 निबंध पूछे जाते हैं मित्रों। और वो 3 निबंध, एक तो आईआर पे जनरली आता है, एक साहित्य संस्कृति समाज राजनीति इन सब पे आता है, और तीसरा किसी गवर्नमेंट स्कीम पे, एग्रीकल्चर पे, इन सब टॉपिक्स पे आता है। तो आप कर सकें इस योग्य तो आप 10-15 मिनट में हो ही जाएंगे। कब शुरू किया, तो भाई 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। आज एग्जैक्ट 10 साल हो गए हैं। और इस साल जो 2024 में सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका थीम क्या है भाई, स्वच्छता ही सेवा अभियान का जो वीक चल रहा है, फोर्टनाइट चल रहा है सॉरी, उसमें स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये थीम है मित्रों। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है। एक छोटा सा अंतर और समझ लीजिए, जो रूरल एरियाज के लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, यानी गाँव के लिए जो चल रहा है, उसका जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। जबकि जो शहरों में स्वच्छ भारत मिशन है उसका मैनेजमेंट या उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री। वैसे भी कॉमन सेंस से हो ही जाता है मित्रों। अब मेंस के लिए क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो मेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है, क्या सोच करके स्टार्ट किया गया, और ये अपने लक्ष्यों यानी उद्देश्यों यानी कि गोल्स के फुलफिलमेंट में कहाँ तक सफल हुआ है, चैलेंजेस क्या है, आगे की राह क्या है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के माध्यम से और फिर इसके आंसर के माध्यम से हमने सारे उन प्रश्नों को कवर कर लिया है जो पूछे जाने की संभावना जिनकी बनती है। अब देखिए मित्रों, एम और अचीवमेंट यानी कि लक्ष्य क्या रहे हैं और उपलब्धियां क्या हासिल हुई हैं। तो शुरुआत में लक्ष्य क्या था कि भाई खुले में जो मल है यानी कि ओपन जो डेफिकेशन है वो बंद किया जाए, और मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, हाथ से जो मैला साफ करने की प्रथा है, उसको बंद किया जाए। भारत में 2013 का एक मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ एक कानून भी है, और बैजवाड़ा बिल्सन का नाम आपने सुना होगा, रमन मैग्सेसे उनको पुरस्कार मिला है, वो भी इसका बहुत विरोध करते हैं। लेकिन भारत में अब भी इस मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं ना कहीं देखा ही जाता है मित्रों। अब एक डेटा है जो आप कोट कर दीजिएगा, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक इसका टारगेट था, किसका, स्वच्छ भारत मिशन का। तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से एक टेरी करके संस्था है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और वो कहता है कि भारत में हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, मिलियन टन कचरा ध्यान रखना, और लगभग 43 यानी कि 43 मिलियन टन 70% इसका कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 12 मिलियन टन, सिर्फ 12 यानी कि टोटल 62 हैं, उसमें से सिर्फ 12 लगभग 20% के आसपास का ही ट्रीटमेंट हो पाता है, और बाकी जो 31 मिलियन है ये साइट्स पे, कहीं पे भी लैंडफिल साइट्स पे फेंक दिया जाता है। तो लैंडफिल जो साइट्स हैं उनका भी मैनेजमेंट या उनका भी जो वेस्ट टू वेल्थ की थ्योरी है, यानी कि कचरे से किस तरीके से हम इकोनॉमी में उसका उपयोग कर सकते हैं, साइकिल इकोनॉमी आपने सुना होगा टर्म, इस पर भी बात की जाती है।
तो ये भी एक लक्ष्य था और जिसके बारे में भी कार्य किया जा रहा है। बिहेवियरल चेंज इन पीपल, आपने पढ़ा होगा कि जब अभिजीत बनर्जी और एस्टर डैफ्लो को नोबेल इकोनॉमी में जब प्राइज मिला था, तो बिहेवियरल जो नज इकोनॉमिक्स है उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था। आप और उस समय चूंकि स्वच्छ भारत आंदोलन भी चल रहा था मित्रों, तो एक प्रयोग किया गया कि भाई एक रोटी है यहाँ पे और यहाँ पे कहीं ह्यूमन फेस पड़ा हुआ है, तो कहीं मल पड़ा हुआ है और उसके किनारे ले जाके रोटी रख दिया, तो मक्खी या जो भी इस तरीके से हैं गंदगी फैलाने वाले एलिमेंट्स, तो वो जाएंगे वहाँ बैठेंगे, उसके बाद ये आकर के रोटी पे बैठेंगे और कोई व्यक्ति जब इसको देखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो जो एटीट्यूड परिवर्तन है उसमें जो ABC मॉडल आपको पता ही है कि किस तरीके से कॉग्निटिव चेंज से सिर्फ काम नहीं बनता है, बिहेवियरल चेंज से भी काम बनता है। कोई गुटखा बहुत खाता है, सिगरेट बहुत पीता है और आप उससे कहेंगे कि सिगरेट क्यों पीते हो, मत पियो, नुकसान करता है, तो कॉग्निटिव पक्ष तो आप समझा सकते हैं, उसको ज्ञान तो बांट सकते हैं, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदल सकते, है ना। कहते हैं ना संस्कृत में दुरात दुरतो क्रमः, यानी कि किसी का व्यवहार या किसी की आदत बदलना बहुत कठिन काम होता है। तो बिहेवियरल चेंज अगर आपने कर दिया तो निश्चित तौर पे स्वच्छ भारत मिशन सफल हो जाएगा। और इस बात को इस देश के पॉलिसी मेकर्स ने समझा और एक परमेश्वरन अय्यर करके हैं, अभी वर्ल्ड बैंक में इंडिया की तरफ से डायरेक्टर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है स्वच्छ भारत मिशन में। तो एक बार उनका भी एथिक्स वगैरह में कोट कर देना प्लीज़। आप सिर्फ वो आम स्टाम्प में और क्या नाम सस्ते सस्ते ब्यूरोक्रेट का नाम लेते रहते हो, एक बार उन लोगों का भी नाम लो जो एक्चुअली काम करके गए हैं, है ना। ऐसे ही प्रदीप जेना है जिन्होंने साइक्लोन सेवियर कहा जाता है, 20 साल तक उन्होंने उड़ीसा के पूरे साइक्लोन मैनेजमेंट, पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो तस्वीर है वो बदल के रख दिया। आज लगभग 0 कैजुअलिटी होती है वहाँ पे जब भी साइक्लोन वगैरह आता है। तो इस तरीके की अगर आप चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स निश्चित तौर पे मिलेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा था कि बिहेवियरल चेंज यानी कि व्यवहार परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा कंपोनेंट था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक जन आंदोलन के तौर पर लिया और इसको बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से और सरकार के स्तर पर, इंफॉर्मेशन के स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पे भी खुद उन्होंने स्वयं भी इसका प्रमोशन किया, प्रोपगेशन किया और ये बेहद सफल कार्यक्रम रहा है। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का भी मैनेजमेंट करना लक्ष्य था, 2024-25 तक मैनेजमेंट करना था और जितने भी गांव हैं उनको 24-25 तक ODF से ODF प्लस में कन्वर्ट कर देना था। तो ये भी था मित्रों। उसके बाद मैंने PIB से लिया है, कुछ जो टारगेट्स थे वो देख लीजिए और कुछ अचीवमेंट है वो देख लीजिए। तो PIB अचीवमेंट अपना दिखा रहा है, मतलब सरकार अपना अचीवमेंट दिखा रही है कि भाई 75% जो विलेजेज हैं यानी गांव हैं वो अब ODF प्लस हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये आ जाएगा क्वेश्चन GS2 में, मान लो पॉलिसी इंटरवेंशन में किस तरीके से सफलता मिली है, तो आप इसको दिखाना, या सोसाइटी के टॉपिक में कुछ आ गया कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन ने बीमारियों से लड़ने में या कम करने में, या जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी IMR था उसको कम करने में मदद हासिल की है, तो वहाँ पे भी इस डेटा को कोट कर देना कि 75% गाँव अब ODF प्लस हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। लगभग 4.5 लाख जो गांव हैं उन्होंने खुद को ODF प्लस डिक्लेयर कर दिया है और लगभग 14 स्टेट और UT जैसे हैं मित्रों जिन्होंने खुद को, जिनके सभी गांवों ने खुद को ODF प्लस डिक्लेयर कर दिया है। अब ODF और ODF प्लस आपका होमवर्क है, देख लेना इनमें क्या अंतर है, बेसिक अंतर है। तो ये हो गया। फिर आगे अगर देखिए अचीवमेंट की बात की जाए तो इंडियन फूड पॉलिसी रिसर्च जो है वो कहती है कि भाई लगभग 70,000 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हर साल रुकी है स्वच्छ भारत मिशन की वजह से। अब सिंपल सी बात है मित्रों, आप जानते हो ढेर सारे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं, हैंड वॉश ठीक से न किया जाए, एक WHO का वाश कार्यक्रम भी है, तो उसकी वजह से भी डायरिया वगैरह या इस तरीके की बीमारी हो जाती है जो न्यूनोटल जो मॉर्टेलिटी है उसमें बहुत ही प्रिवेलेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि लगभग 3 लाख जो लाइफ्स हैं वो हर साल, टोटल 3 लाख लाइफ सेव किए गए हैं 2014 से 19 के बीच में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रैक्टिसेस अपनाई गई उसकी वजह से। यूनिसेफ की अपनी स्टडी है कि भाई महिलाएं जब बाहर खेतों में नहीं जा रही हैं तो निश्चित तौर पे उनके जो एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना थी या उनकी बाकी सेफ्टी की स्थिति थी उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। ड्रॉप आउट रेट लेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, स्कूल्स में जब टॉयलेट बनवाए गए और वो फंक्शनल भी रहे तो निश्चित तौर पे महिलाओं का, मतलब गर्ल जो स्टूडेंट है उनका जो इंस्पिरेशन है स्कूल जाने के वो बढ़ा है और इसी वजह से ड्रॉप आउट रेट में मित्रों कमी देखी गई है। ये सब लिख के आना मेंस में जब भी आ जाएगा कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी में कमी आई, रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऐसे ही सेफ्टी फॉर विमेन, लेस ड्रॉप आउट फॉर गर्ल स्टूडेंट और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता का माहौल पैदा हुआ है और बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग राज्यों की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे भी राज्यों ने सीखा है, तो भी आपको लिख के आना है। चैलेंजेस भी हैं, अब निश्चित तौर पे चैलेंजेस तो बतानी पड़ेंगी आपको। तो पहली चीज़ तो प्रचलित मान्यताएं हैं, ढेर सारी पारंपरिक मान्यताएं हैं स्वच्छता के संदर्भ में,
और वो मान्यताएं जो हैं वो आड़े आ जाती हैं कोई भी एक्शन लेने में। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई भी क्लीनलीनेस ड्राइव आप चलाइए तो उनके ढेर सारी परंपरा, उनके ढेर सारे टैबूज आड़े आते हैं, जिसकी वजह से इशूज होते हैं। एक और दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है, जो कैग ने इसको पॉइंट आउट किया है मित्रों, शायद 2020-21 का उनका अपना ऑब्जर्वेशन था, कि जो शौचालय है ना वो हर जगह है नहीं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हाउस होल्ड ने तो शौचालय बनवा लिया, लेकिन कई लोग हैं जो खाना बदोश हैं, जिनके घर द्वार नहीं है और कहीं भी जाकर के झोपड़पट्टी में रहने लगे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी जो टॉयलेट्स हैं उनके ना होने की वजह से वो अभी बाहर में खुले में जाते हैं, क्योंकि हर जगह कम्युनिटी टॉयलेट तो अभी भी नहीं बन पाया है, ये तय बात है। जल आपूर्ति का अभाव, अब सिर्फ टॉयलेट बनने से काम नहीं होगा, उसका फंक्शनल होना भी जरूरी है, और टॉयलेट के लिए, फ्लश के लिए, पक्के टॉयलेट के लिए जरूरी है कि वहाँ की पानी की उपलब्धता हो, और पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या रही है। बात अलग है, जल जीवन मिशन की सहायता से, टैप वाटर की मदद से ये चीज़ें भी पूरी की जा रही हैं, तो शायद एक बार जब वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सोपान जोशी जी, जो बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने जल थल मल किताब लिखा है और उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि किस तरीके से इन तीनों का आपस में कोरिलेशन होता है। इसको आप एस्से में कोट कर देना या कंक्लूजन में लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, बट 2 मिनट में 3 मिनट में खत्म करेंगे इस टॉपिक को। सोल्यूशन क्या हो सकता है मित्रों? पहला तो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनका इंटीग्रेशन, जैसे वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ऐसे ही कुछ ऐसा करें कि किस तरह से हम अगर जो सैनिटेशन के जो प्रैक्टिसेस हैं, स्वच्छता के जो हमारे आचरण है, हम उसको अपना करके जो प्रिवेंटिव केयर है हम उसको कर सकते हैं। जो नॉर्मल हेल्थ इशूज हैं, ओपीडी में जाने की नौबत आती है, हम उसको कम कर सकते हैं। पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको खोल करके, और भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हम डिप्लॉय करके किस तरीके से स्वच्छता के प्रति हम जागरूकता ला सकते हैं, जिससे कि सेकेंडरी या टर्सरी हेल्थ केयर की नौबत थोड़ी सी कम आ जाए, थोड़ी सी केयर की नौबत कम आ जाए, प्रिवेंटिव केयर ही पर्याप्त हो। बिहेवियरल चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा मित्रों। वेस्ट टू वेल्थ मॉडल, जैसे कि बताया, सिर्फ 12 मिलियन टन कचरा का डिस्पोजल ट्रीटमेंट हो पाता है आउट ऑफ 62, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा कि जो कचरा है लैंडफिल कर दिया जाता है, डंपिंग कर दिया जाता है, पोल्यूशन का कारण बनता है। दिल्ली में अक्सर, उधर गाजीपुर या क्या है तो आप देखते ही होंगे, तो इसको थोड़ा सा रिवर्ट किया जा सकता है और इससे भी पैसा भी कमाया जा सकता है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, साइक्लिक इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, चक्रीय इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। SDG 6 भी है कि सभी के लिए पानी और सैनिटेशन की जो पहुंच है तो उसकी भी हम प्राप्ति कर सकते हैं और इंडिया SDG गोल में भी आगे निकल सकता है। ठीक है मित्रों, अब आगे जो है, गांव में आज भी सीवेज सिस्टम नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। शहरों में तो भी डेवलप हो रहा है स्मार्ट सिटी वगैरह मूवमेंट की सहायता से, लेकिन गांव में स्थिति बहुत खराब है मित्रों। व्यवहार परिवर्तन में एक इधर से थोड़ा सा डायग्राम है जो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। व्यवहार परिवर्तन अचानक से नहीं होता है। मान लो मैं व्यवहार परिवर्तन सफाई करना भी चाहता हूँ तो मेरे पास झाड़ू होना चाहिए, मेरे पास कहाँ कचरा डालें डस्टबिन होना चाहिए, फिर उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे, कचरा गाड़ी आनी चाहिए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा इंस्पायर भी करना पड़ेगा, उनको अवसर भी देना पड़ेगा, उनको बताना भी पड़ेगा। आज ही 2 अक्टूबर था, ऑफिस के सारे लोग स्वच्छता हेतु श्रमदान करना चाह रहे थे, तो हेडक्वार्टर में पोस्टेड होने के नाते मैंने आग्रह किया जो हेडक्वार्टर थे उनसे कि किस हिसाब से हम जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है, जहाँ सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है, हम वहाँ जाकर के सफाई करवा सकते हैं, बजाय सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह जाए। तो काफ़ी आज काम हो गया इसी बहाने। और एक अंदाज़ा लगाया कि कम से कम अगर 4 मजदूर उसको लगभग 12 दिन काम करते, 10 से 12 दिन काम करते, तब उतनी सफाई हो पाती। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी तो ही काम हो पाएंगे। और 2 अक्टूबर जैसे समय पे तो निश्चित तौर पे हम बदलाव ला सकते हैं। ये सोपान जोशी जी हैं, उन्होंने किताब लिखी है, एक बल्कि किताब है जल थल मल। एक बार प्लीज़ इसको पढ़िए जब भी आपको समय मिले। एक और किताब रिकमेंड करता हूँ मैं, वो उनका नाम क्या है, कौन से मिश्रा हैं, राजस्थान, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। उनका किताब है आज भी खरे हैं तालाब। तो आज भी खरे हैं तालाब, वो कौन से मिश्रा है मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको आप पढ़िए। किस तरीके से ट्रेडिशनल जो हमारे वाटर सिस्टम थे, वाटर बॉडीज़ थे, कभी राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में भी कभी कोई प्यास से नहीं मरता था, वाटर सप्लाई पर्याप्त बनी रहती थी। लेकिन आज की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है कि बावड़ियाँ तालाब सब सूख रहे हैं, हमारी पुरानी जो वाटर प्रणाली है वो बर्बाद हो रही है, तहस नहस हो रही है। इसकी वजह से जो सामाजिक तनाव है वो भी बढ़ रहा है, लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। सोपान जोशी जी एक कदम आगे जाते हुए जल थल मल का मॉडल लेके आते हैं। वो कहते हैं जब तक आप मल यानी कि वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जल और थल को यानी कि वाटर पोल्यूशन और ग्राउंड पोल्यूशन को हम ठीक से टैकल नहीं कर सकते। यानी कि मल यानी कि जो भी वेस्टेज है, अगर उनको ठीक से आप ट्रीट करें
तो वो ट्रीटमेंट होने के बाद में गंदगी पानी में कभी जाएगा ही नहीं। जब पानी में कभी गंदगी जाएगा ही नहीं तो निश्चित तौर पे आप को अलग से उसको ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मल का मैनेजमेंट मस्ट है जल और थल के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये ऐसा कुछ कहते हैं मित्रों, ठीक है। ये निबंध में कोट कर सकते हो या कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जल और थल के मैनेजमेंट के लिए, पोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए आपको मल का मैनेजमेंट जरूरी है, ऐसा लिख सकते हैं। एक और सजेशन है कुछ, इसको भी आप कहीं यूज कर सकते हैं कि भाई क्या किया जाए कि बहुत अच्छे अच्छे टॉयलेट्स हैं जो फंक्शनल नहीं है, ताला लगा रहता है, तो करो क्या कि उनको कोऑपरेटिव मॉडल में किसी को दे दो ताकि वो कुछ चार्ज करे पैसा और लोगों को यूज करने दे, ठीक है। उनको कम्युनिटी एसेट बना दो, लोगों को उससे जॉब भी क्रिएट होगा, लोगों को काम भी मिलेगा, रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को एक्सेस भी हासिल होगा। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के मॉडल पे ये काम किया जा सकता है मित्रों। और कम्युनिटी की सहायता निश्चित तौर पे ली जाएगी। और फिर कह रहा है कि बीइंग पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जनरेट सोशल प्रेशर फॉर इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट द कम्युनिटीज एफर्ट। ऐसा पीयर ग्रुप डेवलप होना चाहिए जो साथी लोगों को एक हिसाब से दबाव डाले या उनको इंस्पायर करे या उनको परसुएड करे, प्रभावित करे, ताकि स्वच्छता हेतु प्रैक्टिसेस कर सके। पीयर इन्फ्लुएंस सबसे महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो स्वच्छ भारत मिशन को अगर हम कारगर बनाना चाहते हैं या निश्चित तौर पर ये जन आंदोलन जो चल रहा है इसको राष्ट्रीय गर्व और राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में हम देखना चाहते हैं, तो हमारे पीयर ग्रुप का, हमारी कम्युनिटी का, हमारे आसपास के परिवेश में रहने वाले लोगों का, सरकार का, गवर्नेंस का, पॉलिसी मेकर्स का, सभी का भागीदारी आवश्यक है। कम से कम आज इस स्वच्छ भारत दिवस पर और 10 साल जब पूरे हुए हैं, हम इतना तो प्रण ले ही सकते हैं कि हम अपने आसपास, अपने घर में गंदगी नहीं रखेंगे। और एक स्वच्छ, गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है, तो वो सब हम उनके प्रति श्रद्धांजलि कम से कम इस माध्यम से अर्पित कर सकते हैं मित्रों। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस पर जो भी सवाल आएगा मेंस का या प्रीलिम का, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन वो आप कर पाओगे। निबंध आएगा तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। बाकी तो भगीरथ नाम का एक मेंस का प्रयास चल ही रहा है, अस्तित्व नाम का एक प्रीलिम का प्रयास चल रहा है, जहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट और बहुत ही एक रुचिकर तरीके से बिना रोट लर्निंग, बिना रटाए पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर के वीडियोज हैं जो प्लेलिस्ट में हैं, करंट अफेयर लाइव लेक्चर्स, संपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला, रिसर्च वीडियो हैं करंट अफेयर के जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया, हजारों घंटे देखे। करंट अफेयर की 100 श्रृंखला में वो है, लॉजिकल किसिंग की प्लेलिस्ट है, आप एक बार देख सकते हो, पसंद आए तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।